कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अरहर की फसल में लगने वाले रोगों के निदान पर जानकारी। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु टमाटर की खेती पर जानकारी। रबी मौसम में हरे चारे वाली फसलों की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक पर जानकारी। दलहनी फसलों में अरहर का एक प्रमुख स्थान है, अतः हमारे जिन भी किसान भाइयों ने जुलाई माह में इसकी बुआई की होगी, उनकी फसल में इस समय कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। तो इन रोगों से कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के डॉक्टर आर.के. मिश्रा। मैं आप लोगों को अरहर के बारे में जो है विस्तृत से बताऊंगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इस समय जैसा कि आप जानते हैं अरहर को खरीफ सीजन में उगाते हैं। इसका बुआई का उचित समय है जुलाई का प्रथम पखवाड़ा। इस समय इसमें जो महत्वपूर्ण बीमारी लग रही है उसमें एक कवक जनित बीमारी है फाइटोप्थोरा तनामारी, जिसमें कि आप इसका जो लक्षण होता है, जमीन के ऊपर पौधे में तने के पास काले काले धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे पूरे तने पर जो है नीचे से ऊपर की तरफ बनते जाते हैं। और फाइटोप्थोरा तनामारी सामान्यतः बुआई के 50 से 60 दिनों तक इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो किसान भाई अगर शुरुआती दौर में फसल की बुआई के 50 से 60 दिन तक अगर इसका प्रबंधन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इस रोग से निजात मिल जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान को हमेशा जो है बुआई के पहले बीज को कवकनाशी रसायन जैसे मेटालैक्जिल 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए, बुआई करना चाहिए, जिससे इसका प्रकोप कम होता है। दूसरा, एक जैविक नियंत्रण ट्राइकोडर्मा नामक फफूंदनाशी है, उससे अगर हम उपचारित करते हैं, उसकी 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 1 किलोग्राम बीज मिला करके उपचारित करें तो उससे भी काफ़ी फायदा मिलता है जो है। उसके अलावा अरहर को हमेशा जो है मेड़ बना के उसके ऊपर बुआई करना चाहिए, जिससे खेतों में जो है जल जमाव ना हो, क्योंकि जो अरहर की फसल है वो पानी के प्रति बहुत ही सहनशील है। अगर खेत में पानी लग जाता है तो अरहर जो है सूख जाती है पूरी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बीमारी लगती है इस समय अरहर में, वो है पीला चितेरी रोग। इस रोग का लक्षण बीच बीच में पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यह एक कीड़े द्वारा फैलता है, ये वायरस जनित रोग है। इससे नुकसान यह होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और रोग की उग्र अवस्था में पौधे में जो है फूल और फल का विकास नहीं होता है। और जब फूल और फल का विकास नहीं होता है तो अल्टीमेट उपज नहीं मिल पाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो है, क्योंकि यह वायरस जनित रोग है, कीट द्वारा फैलता है, तो किसान भाइयों की इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशी रसायन जैसे मेटासिस्टाक्स, डाइमेथोएट 1 ml दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके 1 से 2 बार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करने से इस रोग का प्रकोप कम होता है। इस तरह किसान भाई अगर सही मात्रा में सही समय पर
अगर बीमारियों की रोकथाम करेंगे तो उससे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, और अगर उत्पादन अच्छा मिलेगा तो उसका हमको बाज़ार में अच्छा भाव मिलेगा, और अच्छा भाव मिलेगा तो जिससे किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। टमाटर की खेती हमारे प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, अतः इस फसल से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु किस तरह करें इसकी खेती, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के डॉक्टर गुलाब चंद्र यादव से। टमाटर की खेती के लिए यह बहुत ही उत्तम समय चल रहा, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन किसान भाई जल्दी से जल्दी नर्सरी लगा दें। टमाटर में प्रजाति का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक तो झाड़ी नुमा होती हैं, छोटी होती हैं, दूसरा मध्यम बढ़वार की होती है, और तीसरी होती है जो बढ़ती रहती है और फलती रहती हैं। तो इनको डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट और सेमी डिटर्मिनेट प्रजातियां बोलते हैं। नरेंद्र से विकसित नरेंद्र टमाटर 4, नरेंद्र टमाटर 1, नरेंद्र टमाटर 5 ये लंबी बढ़वार वाली प्रजातियां हैं। इसके अलावा नरेंद्र टमाटर 3, नरेंद्र टमाटर 7, नरेंद्र टमाटर 8 ये कम बढ़ने वाली प्रजातियां हैं। तो और इनके अलावा भी प्राइवेट से भी बहुत सारी वैरायटियां निकली हुई हैं, बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उस प्रजाति का चयन करें। पहली बार थोड़ी मात्रा में उसको प्रयोग करें। अब जब आपके यहाँ उपयुक्त पैदावार दे और सही लगे तब अगली बार से आप उसको ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाने का प्रयास करें। अर्का रक्षक एक नई प्रजाति निकली है IHR बंगलौर से। 19 किलो एक पौधे से पैदावार मिल जाती है। और नर्सरी लगाते समय थोड़ा आप ये ध्यान दें कि बीज को बहुत घना न लगाएं, थोड़ा दूर लगाएं, जिससे कि पौधे की वृद्धि और विकास में आसानी हो। और पौधा जब तैयार हो जाए रोपाई के लिए, नर्सरी में नमी अच्छी तरह से होनी चाहिए। पौधे को सीधे उखाड़ने की बजाय खुरपी की सहायता से उखाड़ना चाहिए, जिससे कि उसकी जड़ में कम से कम नुकसान हो। तो अच्छी तरह से खेत को तैयार करके उसमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कुंड बना लें, क्योंकि बरसात की संभावना है। तो बरसात की संभावना होती है तो कुंड बना करके रोपाई करना अच्छा रहता है। और उस पर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर जो छोटी फैलने वाली प्रजातियां हैं उनका, और जो लंबी प्रजातियां बढ़ने वाली हैं उनको 30 सेंटीमीटर 60 और 30 सेंटीमीटर दूरी पर लगाते हैं। एक प्रयोग ये भी देखा गया है कि खरपतवार की समस्या इसमें बहुत होती है, और खरपतवार की समस्या को से निजात पाने के लिए रोपाई से पूर्व जब खेत तैयार हो जाए, नाली बन जाए, निशान बन जाए, तो इसके बाद आप तुरंत उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग पेंडिमेथिलिन 3.3 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से खेत में छिड़क दें और रोपाई कर दें। रोपाई करने के तुरंत बाद नाली में पानी भर दें, जिससे प्रचुर मात्रा में नमी हो जाए। प्रचुर मात्रा में नमी हो जाने से पौधे को 10-15 दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कोई खरपतवार नहीं जमता है। तो शुरुआती जो खरपतवार से नुकसान होता है पौधे को, वो खरपतवार का नुकसान बच जाता है। इसके बाद दूसरी हल्की सिंचाई करने के बाद उसमें निराई गुड़ाई करके आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ा दें। इस तरह से आपकी फसल को खरपतवार से जो 30 से 35 दिन के अंदर नुकसान होता है वह नहीं नुकसान होगा, और आपकी फसल बहुत ही अच्छी और प्रभावकारी होगी, और 300 से 400 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार मिल जाएगी। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सूखे में धान की नरेंद्र 97 प्रजाति की खेती किसानों के लिए लाभकारी कैसे? ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। और कौन कौन सी चारा फसलें होती हैं इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। अब जैसे चारा फसलों की बात हो रही है, तो सबसे पहले यदि अपन सीजन वाइज शुरू करें तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार का चारा उत्पादन का कार्यक्रम किसान भाई बनाएं, जिससे कि पशुओं को वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध होता रहे।
उदाहरण के लिए यदि अपन रबी के मौसम से शुरुआत करें तो रबी के मौसम में लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के समय में बरसीम की बुआई का विशेषकर उत्तम समय रहता है। अब बरसीम ही क्यों लें? देखिए, बरसीम में लगभग 3% डीसीपी या डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होता है और बरसीम को चारा फसलों का राजा कहा जाता है। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? बरसीम की बरदान वैरायटी है, JV2, JV3 है, जवार बरसीम 2, जवार बरसीम 3। इसके अलावा IGFRI से अन्य प्रजातियां भी विकसित की गई हैं बरसीम की, जैसे बुंदेल बरसीम 1, बुंदेल बरसीम 2, बुंदेल बरसीम 3। ये प्रजातियों की बरसीम का बीज भी उपलब्ध होता है। बुआई के लिए जो विधियां प्रचलित हैं उनमें सीधा किसान भाई जो अपनाते हैं वो ये है कि इसमें खेत को छोटी छोटी क्यारियों में विभक्त कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है। इसमें एक बीड रहता है बरसीम के बीज में, कासनी बोलते हैं। उसके कारण से कई बार जो बरसीम की फसल जब उग आती है तो उस समय कासनी के पौधे और बरसीम के पौधे को पहचानने में मुश्किल होती है। तो प्रयास हमको ये करना चाहिए कि जब हम बुआई कर रहे हैं या बुआई से पहले ही बरसीम के बीज से कासनी के बीज को अलग कर लें। चूँकि कासनी का बीज और बरसीम का बीज लगभग एक ही जैसा रहता है, थोड़ा सा साइज का अंतर रहता है और उनके भार में भी थोड़ा सा अंतर रहता है। तो उस परिस्थिति में नमक का अपन 10% का घोल बना लें और उससे बीज को उपचारित कर लें। उस अवस्था में क्या होगा कि जब हम घोल से बीज को उपचारित करेंगे तो बरसीम का बीज नीचे बैठ जाता है और कासनी का बीज ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन निर्धारित करके उसको उपचारित कर सकते। बरसीम का बीज जो कि अपने को फफूंदनाशक से उपचार यदि उपलब्ध है तो कर लें, नहीं तो जो कल्चर आते हैं विभिन्न प्रकार के, उन कल्चरों से उपचारित करने के बाद में पानी में से भरी हुई क्यारी में बरसीम का बीज छिड़क दिया जाता है। बरसीम का बीज पानी में फूल जाता है, फूलने के बाद उसी जगह पे बैठ जाता है। इस प्रकार से पूरे खेत की बुआई अपन कर लेते हैं। अब बुआई करने के बाद में इसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करीब 15 से 20 दिन के बाद अपन कर सकते हैं और उसके बाद में जब अपनी फसल करीब 45 से 50 दिन की हो जाती है, उस परिस्थिति में अपन ये प्रयास करें कि कटाई उसकी पहली हो जाए। पहली कटाई लगभग 45 से 50 दिन में हो जाती है और उसके बाद हर बार जब अपन कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद में थोड़ा सा यूरिया का छिड़काव करें और उसकी सिंचाई कर दें। उसके बाद में फिर दूसरी कटाई करीब 30 से 35 दिन की अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार बुआई के समय के हिसाब से इसकी कटाइयाँ निश्चित अपन कर सकते हैं। जैसे अगर 15 अक्टूबर को बुआई कर दिए तो 4 से 5 कटाव ले सकते हैं और जिस प्रकार यदि हम लेट होते जाएंगे, नवंबर में करें 15 में, तो उसी अनुपात में कटाइयों की संख्या भी कम होती जाएगी। इस प्रकार अपन बरसीम की कटाई लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह तक करते हैं, क्योंकि मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद में जब तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है तो बरसीम में फसल में फूल आने लगता है और उसके बाद में सामान्यतः किसान भाई बरसीम को काटना बंद कर देते हैं और जो बरसीम है खेत में वो बीज उत्पादन के लिए ले लेते हैं। इस प्रकार से करीब 15 मार्च अगर एक मोटा अनुमान माने तो 4 या 5 कटाई अपन बरसीम की ले सकते हैं और उसके बाद में मई में जाके बरसीम की जो दाना है उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है या दाना हमको प्राप्त हो जाता है। लगभग प्रति हेक्टेयर 2 से 4 क्विंटल बीज भी अपन बरसीम का पैदा कर सकते हैं। बरसीम के अलावा अपन रबी के सीजन में जई या ओट की बुआई भी कर सकते हैं। ओट की जो फसल होती है वो बरसीम से थोड़ी सी बड़ी होती है और इसमें भी 2 या 3 कटाई वाली कई प्रजातियां आती हैं। JHO 822 है, कैंट करके है, ये ओट की वैरायटियां हैं, तो इनको भी अपन उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में फरवरी मार्च के आसपास में, जैसे मार्च में जब अपनी बरसीम की फसल खत्म हो जाती है, उस समय हरे चारे का क्या विकल्प है? देखिए, उसके लिए हाइब्रिड ज्वारचरी जो कि सोरगम और सूडान ग्रास का संकर होता है, उसको अपन लोबिया या काउपी जो एक लेगुमिनेसी फैमिली की फसल होती है उसके साथ मिला के अपन इसकी बुआई कर देते हैं। इसकी जो सीड रेट होती है वो करीब 30 से 35 किलोग्राम बीज लगता है प्रति हेक्टेयर की दर से, लोबिया का भी और आपके हाइब्रिड ज्वारचरी का भी। तो इस हिसाब से बुआई कर दें। बुआई के बाद में लगभग 45 से 50 दिन बाद में पहली बार कटाई के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये हमको लगभग 15 मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक अपने को हरा चारा उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद में पुनः जैसे खरीफ का सीजन प्रारंभ हो जाता है तो हमारा जो बरसीम का खेत खाली हो गया होगा उस खेत में अपन हाइब्रिड ज्वारचरी और लोबिया की मिक्स क्रॉप या मिश्रित खेती पुनः कर सकते हैं और
इस प्रकार से जब ये फसल अपन कर देंगे तो जब अपने पास में जायद की फसल का चारा समाप्त होने वाला होगा तब तक अपने पास दूसरे खेत में हाइब्रिड ज्वार चरी और लोबिया का चारा पुनः तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से अपन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब तक बरसीम की बुआई होगी उस समय तक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस प्रकार अगर अपन देखें तो वर्ष भर हरे चारे उत्पादन का ये एक कैलेंडर बन जाता है। प्रतिवर्ष मौसम में अनियमितता धान की खेती कर रहे किसानों के लिए समस्या बनती जा रही है। ऐसी दशा में किसानों के लिए धान की कम अवधि वाली प्रजातियों का चयन ही सूखे की मार से किसानों को बचा सकता है। तो चलिए मिलते हैं देवरिया जिले के कुछ ऐसे किसानों से जो धान की नरेंद्र 97 प्रजाति की खेती से अच्छी आय ले रहे हैं। ग्राम अकटैया और मटेरी, टोला टिकुलिया, पोस्ट तारासारा, जिला देवरिया के निवासी हूँ। और ये धान मैंने नरेंद्र 97 जून 20 के नर्सरी डाला था, जुलाई 7-8 में रोपाई कर दिया था। 10 कट्ठा में लगाए हैं हम। और ये इसमें रोग नहीं है, माछी नहीं लगती है। और इस धान को बोने से यह है कि आपका अगैता सरसों बोया जा सकता है, आलू का खेती आगे कर सकते हैं, खेत मजबूत रहता है और किसी भी खेत में हो जाता है, कमज़ोर से कमज़ोर खेत में हो जाता है, कम पानी में हो जाता है। अगर बारिश नहीं होती है तो 5-6 पानी चला देंगे, निकल जाएगा। अगर बारिश होती है तो 1-2 पानी चलाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल बारिश अच्छी तरह से हो रही है तो 1 भी पानी नहीं चलाना पड़ेगा। लोगों का पर्व पड़ता है जूतिया, तो जूतिया में लोग चढ़ाने के लिए इसका चावल और चूरा प्रयोग करते हैं। पैसे की दृष्टि से अगर इसको आप बेचना चाहते हैं जूतिया के अवसर पर, तो ये 2000 रुपया से लेकर 1800 रुपया कुंटल तक कच्चे बिक जाता है। एकड़ में लगभग 15-16 कुंटल, 18 कुंटल तक हो जाता है। बेच कर भी अच्छा पैसा इससे ले सकते हैं। जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम अपने खेत में लगभग 10 कट्ठा नरेंद्र 97 की रोपाई किए थे। 21 जून को नर्सरी इसका डाला गया था। धान में बहुत सी खासियत है। जैसे मान लीजिए समय से यह खाली हो जाएगा, समय से पूर्व सिंचाई की बचत होगी और समय की बचत होगी, लागत की बचत होगी। मतलब समय, श्रम और लागत तीनों कम होगा। इसमें जो है अगली फसल भी तरकारी याद की कोई भी ली जा सकती है। जैसे इस समय गोभी है और मूली इत्यादि है, भिंडियों का भी है जो आराम से लिया जा सकता है। इस प्रजाति की खेती के महत्व पर और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं देवरिया के कृषि समन्वयक डॉक्टर यशवंत सिंह से। तो नरेंद्र 97 को इस दृष्टिकोण से हम लोग वो आए शुरू में कि इसको जो है जल्दी हो जाएगा तो उन किसानों के बच्चों को जो है चावल मिलेगा खाने के लिए हैं अर्ली, और वो समय से जो है वो भी मिलेगा उनको जो है। और पैदावार में सबसे कम लागत में धान में नरेंद्र 97 ही पैदा होता है। सबसे कम दिन में नरेंद्र 97 ही पैदा होता है। ये थोड़ा सूखा भी झेल लेता है और थोड़ा बरसात भी अगर होती है तो उसको भी झेल लेता है। बस इसके उसमें समय का थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आपका जल जमाव का क्षेत्र है तो थोड़ा समय पीछे कर देते हैं इसको, कि समय बाद में रोपाई करते हैं कि जल जमाव से ये बच जाए। अधिक जल जमाव इसके लिए ठीक नहीं है। ये ऊंचे वाले खेत जो बलुई दोमट की मिट्टी है, जहाँ पर और धान में बाली ही नहीं निकलती है, वहाँ पर नरेंद्र 97 में बढ़िया से बाली निकलती है। और हम लोग जो है इसमें सरसों की खली या नीम की खली, साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण, जिसमें जिंक के अलावा और भी जो है कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये सारे जो पोषक तत्व हैं आदि, ये सब उसमें जो है मिल जाते हैं। तो इनको पौधों को जो है यूरिया के साथ जो है सूक्ष्म पोषक तत्व का भी जो है हम लोग जो है उसमें दिलवा देते हैं, जो कि पौधे के लिए अति आवश्यक है कि रोग नहीं लगे, किसी किस्म का उसमें व्याधि नहीं आने पाए, धान की फसल हरी और स्वस्थ रहे। और इसमें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। ये बहुत कम पानी में जो है निकल आता है। कोई आवश्यक नहीं है कि इसको बार बार पानी जो है दिया जाए। बस
पैर धंसता रहे। अभी जिन किसान से आपने बात किया है नाथू जी से, नाथू जी ने भी जो है 25 रुपया किलो तो जो है हम ही लोगों को बीज, इनको ब्रीडर सीड दिया गया था पिछले वर्ष, तो इन्होंने हम ही लोगों को अब की बार इन्होंने 80 किलो बीज दिया था और हम लोगों ने इनको जो है उसका जो है 25 रुपये के हिसाब से जो है दाम दिया था। तो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो है हर तरीके से अच्छा है। इसको हम लोग जो है बढ़ाना चाहते हैं क्षेत्र में, जिससे कि अन्य किसान जो गलत बीज जो है लगा दे रहे हैं बालू खेत पर जहां पर पानी नहीं लगता है और उसमें उपज भी नहीं होती है, लागत भी बहुत लग जाती है, तो उससे जो है नरेंद्र 97 बचा लेता है किसानों को। नरेंद्र 97 में जो है बीज लगाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब बीज गिराएं जिस दिन से, उसके 16 से 18 दिन के भीतर जो है बीज को उखाड़ के लगा लें। और बीज के गिराने में भी हम किसान भाइयों को जो है सूक्ष्म पोषक तत्व और खेत की तैयारी और कैसे बढ़िया बीज तैयार करें कि 18 दिन में अच्छे से अच्छे पोषक तत्वों का प्रबंधन हो कि वो 18 दिन में बीज तैयार हो जाए और 18 दिन बाद 18 दिन के अंदर इस बीज की रोपाई हो जाती है। और पहली खाद भी इसमें मिट्टी में खाद और जो पहली खाद जो दी जाती है उसका सबका दिन सुनिश्चित है, दिन के अनुसार इसकी खेती होती है, तब 90 दिन में जो है इसमें भरपूर जो है पैदावार किसान को मिलती है। और पानी इसमें कम भी अगर पानी है तो भी जो है अगर आगे भी रुपाई कर दें तो भी 2-3 पानी में निकल जाता है और पीछे भी अगर रुपाई करते हैं तो भी 2-3 पानी में जो है ये निकल जाता है नॉर्मली। अब की साल जो है कुछ विशेष ही परिस्थिति रही, उसमें सूखा पड़ा तो सूखे में जो है किसानों को थोड़ा पानी अधिक चलाना पड़ा, तो इसका क्रॉप रोटेशन जो है थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। और जो खेत में धान बहुत दिन वाले लेट यानी ज़्यादा दिन वाले लगते हैं उसमें जो है क्या होता है कि इतना लेट कटता है कि उसमें मक्खी भी बहुत लगती है, रोग भी बहुत लगता है। अगर ज़्यादा लेट हो गया तो जब ठंड पड़ने लगती है तो उसकी बाली काली काली हो जाती है। लोग कहते हैं कि बाली सब मच्छिया गई, लेकिन वो मच्छियाती नहीं है, उसमें फंगस और तमाम तरह के जो है रोग आ जाते हैं। तो तमाम इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग कम दिन वाले धान को ज़्यादा वरीयता देते हैं। यही कारण है कि किसानों को हम लोग पसंद करते हैं कि नरेंद्र 97 बोएं और कई फसलें बहुफसली जो है खेती करें और अधिक से अधिक जो है पैसा कमाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है राजपुर कानपुर देहात के जयंत जोशी ने। आपने सोलर पावर संयंत्र पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे देश और प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और ज़्यादातर किसान भाई अपनी जीविका का स्रोत खेती, पशुपालन और अन्य साथ में खेती से आधारित व्यवसायों से करते हैं। आजकल मौसम की अनिश्चितता विगत कई वर्षों से बढ़ती चली जा रही है। आप देखते हैं कि समय पे मानसून नहीं आता और आता है तो बड़ा अनियमित सा रहता है कि 5 किलोमीटर में बरसात है, फिर 5 किलोमीटर में धूप दिखाई पड़ती है। पहले क्या होता था कि बरसात होती थी तो लगातार 150 किलोमीटर में पानी बरसता था। ऐसे में सरकार ने एक सिंचाई के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोलर पंप लगाने की व्यवस्था किसानों के बीच में रखी है। सिंचाई में किसान जमीन का पानी 2 तरह से निकालता है, या तो बिजली आधारित ट्यूबवेल लगाता है या डीजल आधारित पंपिंग सेट लगाता है। लेकिन जिस फोटो सोलर पंप की हम बात कर रहे हैं, इसमें किसान भाइयों को किसी तरह का बिजली, किसी तरह की डीजल का खर्चा नहीं होता है। यह सूर्य की रोशनी से सुबह जो ही सूर्य निकलेगा और शाम को सूर्यास्त तक लगातार पानी देता रहता है। इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है कि जो किसान भाई सोलर पंप लगवाना चाहते हैं वो कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें या जनपद पर जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक या कृषि विभाग के किसी अधिकारी के कार्यालय में जाकर के अपना पंजीकरण करा लें। और पंजीकरण कराने के बाद इसके लिए जो जनपद पे सूची उपलब्ध होगी उसमें लघु सीमांत किसानों को वरीयता देते हुए जनपद के अधिकारी उस सूची से आपको सोलर पंप लगवाएंगे। इसके लिए आपको कृषक अंश के रूप में
अगर आप 1800 वाट का लगवाते हैं जिसकी कीमत 2,41,100 रुपये है, उसमें किसान को 60,275 रुपये देने होंगे। और दूसरा 3,000 वाट का जिसकी कीमत 4,34,000 है, इसमें किसान को 1,17,200 रुपये देने होंगे। और तीसरा इससे अधिक पावर का है जो 4800 वाट 5 HP का है, उसमें 5,31,200 रुपये लागत है और इसमें किसान भाइयों को 2,65,600 रुपये देना पड़ेगा। जो पहली प्रकार का 1800 का है, इसमें जो पानी उठाने की मोटर होती है वो सरफेस सोलर पंप होती है, उसकी मोटर ऊपर रहती है और 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर का, जैसे आप घरों में समर्सिबल पंप लगाते हैं उस तरह का समर्सिबल पंप डाला जाता है। और इसके लिए किसान को अपने खेत पर 6 इंच की बोरिंग करके देनी होती है। उस 6 इंच की बोरिंग करने के उपरांत जो जनपद के लिए निर्धारित सोलर पंप लगाने की कंपनी है उसके प्रतिनिधि सामान लेकर के आएंगे और आने के बाद आपके खेतों पर पैनल लगा करके और बोरिंग पर समर्सिबल मोटर डालते हुए आपको पानी निकाल करके पूरा संचालित करके दिखा देंगे। निश्चित रूप से ये व्यवस्था उपयोगी है किसानों के लिए कि करीब 2 से 2.5 इंच का अच्छा डिस्चार्ज पानी का किसानों को मिलता है और जिससे लगभग 1 से 1.5 बीघा सूर्य की रोशनी के अनुसार इस पे सिंचाई किसान भाई प्रतिदिन कर लेते हैं। और जो ये बीच बीच में सूखा या पानी की कमी मानसून की होती है उससे भरपाई होती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक बार लागत के बाद पूरे कार्यकाल में इसमें पुनः खर्चा, जैसे बिजली का है तो आपको महीने का बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी के लिए जब डीजल का आप लगाए हुए हैं तो डीजल पंपिंग सेट में डीजल का महीने का खर्च होता है। इसमें चूंकि सूर्य की रोशनी से सोलर पंप से पानी निकलता है तो इसमें आगे आने वाले खर्चों की कमी हो जाती है। एक बार कृषक अंश के रूप में किसान की जो धनराशि लग जाती है उसके बाद इसको निःशुल्क पानी पूरे कार्यकाल मिलता रहता है। मेरी समझ में ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और इसको सभी किसान भाइयों को लगाना चाहिए। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए, annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।